हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो कुछ एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं जो भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हम इस सेशन में उनको डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे व्हिच इज हु फॉर्मुलेट्स बेसल गाइडलाइंस। कौन फॉर्मुलेट करता है बेसल गाइडलाइंस को? बेसल है क्या? दिस वील बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के थ्रू। फाइन। तो फॉर्मुलेट कौन करता है बेसल गाइडलाइंस को? बेसल कमेटी ऑन बेसल कमेटी on banking supervision on banking supervision. Basel guidelines refer to broad supervisory standards जो कि फॉर्मुलेटेड होते हैं थ्रू अ ग्रुप ऑफ सर्टेन बैंक्स जिनको क्या कहा जाता है? BCBS, विच इज बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। क्या होती है बेजन बेसल गाइडलाइंस? बेसिकली कुछ एक सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ सर्टेन सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? जो कंट्री का एपेक्स बैंक होता है, जैसे हमारी कंट्री का है आरबीआई। तो ऐसे क्या होता है, सर्टेन ग्रुप्स बैठते हैं सेंट्रल बैंक्स के जिसके अंदर दे प्लान फ्यू थिंग्स। तो वो जो प्लान फ्यू थिंग्स होती हैं वो कौन फॉर्मुलेट करता है? वो ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेसल कमेटी बोलते हैं ऑन बैंकिंग सुपरविजन, विच इज BCBS। हाउ मैनी Basel Accords are there? And the answer here is three. The Basel Accords are a series of three sequential banking regulation agreements, which is Basel 1, Basel 2, Basel 3. ये थ्री इसके क्या है? सेक्शंस हैं, थ्री इसके अकॉर्ड्स हैं। Basel 1, Basel 2 and Basel 3, which are being set by again BCBS, which is Banking Committee on Banking Supervision. अब इसकी डिटेल थोड़ा सा मैं आपको स्टडी कर लेते हैं हम ब्रीफ में। ये होता क्या है बेजल? इसके अंदर बेसिकली जो भी डिस्कशन आती है दैट इज समवेयर रिलेटेड टू जिसके अंदर मतलब बेसिकली कैश या क्रेडिट रेशो डिस्कस होती है, रिस्क वेटेड रेशो होती है, या बैड लोन्स होते हैं, वो सारी की सारी जो डिवीजन है ना वो इसके अंदर कर रखी है। पहली चीज बेसल नॉर्म के बारे में जो होती है वो होती है कि ये सुपरवाइज करते हैं सेंट्रल बैंक सारी कंट्रीज के। बेसल है कहाँ? बेसल इज इन स्विट्जरलैंड। उसके बाद इसके अंदर जो रेशियोज हम पढ़ेंगे दैट इज CAR एंड RWR। व्हाट इज द CAR नाउ? इट इज अ कैश और क्रेडिट एडिक्वेसी रेशियो। एंड व्हाट इज RWR? इट इज रिस्क वेटेड रेशियो। ये बेसिकली होते क्या है? ये बेसिकली बैड लोन्स होते हैं where the chances of the return of the credit are very less. Fine. उसके बाद बेसल 1 जो है that came into existence in 1988, this in 2004 we can say, and 3 is still on there. Fine. अब है क्या? पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। Initially, when did did group of 10 countries form the BCBS? सबसे पहले शुरुआत का जो था, जो ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज थे, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1974 के अंदर। द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज अ कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज दैट was established by the central bank governors of the 10 countries in 1974. So it came into existence in 1974 basically. Next question देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बेसल 1 की जो गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट कब हुई थी? बेसल 1 आ गया था बट इम्प्लीमेंटेशन कब हुई थी? इम्प्लीमेंटेशन हैपेंड इन 1999। किसकी? बेसल 1 की। बेसल 1 आया कब था? 88 में। नेक्स्ट इज
Which of the following, very important question, which of the following is known as third pillar of Basel II Accord? थर्ड पिलर कौन सा कहा जाता है? ऑप्शंस आर सुपरवाइजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एनआरओ डिपॉजिट्स, एंड नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर हियर इज द थर्ड पिलर इज मार्केट डिसिप्लिन. तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट और सेकंड भी पढ़ लेंगे. जो थ्री पिलर्स हैं उसमें थर्ड तो हमने पढ़ लिया, इज मार्केट डिसिप्लिन. द फर्स्ट वन इज मिनिमम कैपिटल requirements and second is supervisory review. ये तीन क्या हैं? ये तीन जो हैं पिलर्स हैं किसके? बेसल टू के. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. एज पर बेसल 3 the risk of losses in on balance sheet and off balance sheet positions arising from movements in market prices is called dash. पहले क्वेश्चन समझेंगे. जो बेसल 3 है उसके अकॉर्डिंग द रिस्क ऑफ लॉसेस जो कि ऑन बैलेंस शीट होंगे या फिर ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन होंगे, दैट विल अराइज फ्रॉम द मार्केट प्राइस. जो भी मार्केट प्राइस में मूवमेंट होगी, इधर दे आर इंक्रीजिंग और दे आर डिक्रीजिंग और व्हाटसोएवर, तो उसको क्या कहा जाएगा? लिक्विडिटी रेशियो, क्रेडिट रेशियो, मार्केट रेशियो, बिजनेस रिस्क, और व्हाट? इट इज नोन एज द मार्केट रिस्क. अब इसके अंदर ही आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिस्क्स विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वील बी डूइंग इट इन कमिंग वीडियोस. मार्केट रिस्क बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है. Market risk is the risk of losses in on balance sheet and off balance sheet positions arising from the movements in the market prices basically. Next question here is, what are the elements of tier 1 capital including additional tier 1 capital as per Basel 3. I'll be giving you the options. पहले क्वेश्चन समझते हैं कि what are the elements of tier 1 capital. tier 1 की जो कैपिटल के कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमें बताना है. जो एडिशनल tier 1 कैपिटल है अकॉर्डिंग टू Basel 3 accord as well. ऑप्शंस बता रही हूँ मैं आपको. I will be writing them here for you because it is an important question. It is capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of assets. Option number B is perpetual non-cumulative preference shares and debt capital instruments and debt capital
instruments eligible for inclusion, eligible for inclusion under additional tier 1, under additional tier 1. And option number C is paid up equity, paid up equity capital, statutory and disclosed reserve, statutory and disclosed reserves. And the fourth option here is option number D, which is all of these, and option number E is none of these. अब है क्या, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कैपिटल से रिलेटेड, तो टायर 1 कैपिटल इज द प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक। जो बैंक फंड की सोर्सिंग करता है वो किसका बेसिक, उसका सोर्स क्या है, उसका बेसिक सोर्स जो प्राइमरी फंडिंग सोर्स है वो ही टायर 1 है। टायर 1 कैपिटल कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्या आ जाएगा कि उसके अंदर होता क्या है, टायर 1 कंसिस्ट करता है शेयर होल्डर की इक्विटी को एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स को। तो सेकंड हियर इज 8th क्वेश्चन, जिसके अंदर टू कैलकुलेट CAR, which is capital adequacy, capital adequacy ratio, the banks are required, the banks are required to take into account, which of the following risks, which of the following risks. And options are credit risk and operational risk. Third is credit risk, market risk and operational risk. Fourth is market risk, and the last one is none of these. And here the answer is, अगर CAR को कैलकुलेट करना है, which is the capital adequacy ratio, तो banks are required to take into कौन से accounts, and the right answer here is credit risk, market risk and the ऑपरेशनल रिस्क। तो अब बेसिकली ये हमने टाइप्स ऑफ रिस्क इसमें पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट इसका जो आंसर रहेगा पहले वील राइट दैट इट इज क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्क का हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ वीडियो एज वेल। तो पहले व्हाट आर द रिस्क्स, पहले रिस्क होता क्या है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। Broadly speaking, risk in the banking sector are of two types. One is systematic and other one is unsystematic. उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे पहले सिस्टमैटिक रिस्क को। It is a risk inherent to entire market or a market segment and it can affect a large number of assets. है क्या, जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ये पूरी एंटायर मार्केट के लिए रिस्क होता है या फिर एंटायर किसी मार्केट सेगमेंट के लिए रिस्क होता है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, आई विल बी राइटिंग इट आउट हियर, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। उसके बाद अब जो ये सिस्टमैटिक रिस्क होता है इसके और क्या नाम है, अनडाइवर्सिफिएबल और वोलेटिलिटी रिस्क, या फिर इसको कहा जाएगा एंड मार्केट रिस्क एज वेल। सिस्टमैटिक रिस्क अफेक्ट्स द ओवरऑल मार्केट and not just a stock or industry in particular. This type of risk is both unpredictable and impossible to avoid completely. इस टाइप का जो रिस्क होता है इट इज रियली वेरी इम्पॉसिबल कि हम उसको अवॉइड कर पाए, या फिर वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है। अब है क्या, इसका एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको सिस्टमैटिक रिस्क का। इन्फ्लेशन हो जाएगी, अगर कोई भी वॉर हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट का चेंज हो जाएगा,
तो ये क्या होंगे, ये सब चेंजेस होंगे जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। अनसिस्टमैटिक क्या होता है, अब इट इज अ रिस्क दैट इफेक्ट्स अ वेरी स्मॉल, ऑपोजिट है, ये जैसे वेरी लार्ज कर रहा था ये वेरी स्मॉल कर लेगा। इसका जो नाम है अनसिस्टमैटिक को ऑब्वियसली नॉन सिस्टमैटिक भी है, रेजिडुअल भी है, residual risk आ जाएगा. This type of risk refers to the uncertainty inherent to a company or industry investment in particular. Examples include a change in management, a particular product recall, a regulatory change that could drive down companies' sales, and a competitor in the marketplace with the potential to take away the market share from a company in which you have invested. अब इसके अंदर पहले जो हमने सिस्टमैटिक रिस्क पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इन्फ्लेशन हो जाए, हमें नहीं पता कब हो जाए, राइज इन द प्राइस बोलते हैं जिसको, वॉर हो जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, वो सर्कमस्टांसिस के ऊपर होता है एंड स्टिल इट इज अनप्रिडिक्टेबल। बट अगर हम अनसिस्टमैटिक की बात करेंगे तो वो होते हैं ड्यू टू अदर रीजंस विच आर वेरी स्मॉल, तभी द रीजंस आर वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई जो ये एरिया कवर करते हैं, रिस्क जो ये कवर करता है मार्केट का, दैट इज टू इज वेरी स्मॉल, फाइन। अब है क्या इसके अंदर, इसके अंदर होता क्या है, अगर आपने मैनेजमेंट में किसी को चेंज कर दिया, या फॉर एग्जांपल आपने सारी की सारी 5 बंदों की मैनेजमेंट थी, 100 बंदों की मैनेजमेंट थी, वॉट एवर तुमने चेंज कर दी, चेंज करने से क्या हुआ, वो वर्किंग ग्रुप का चेंज हुआ, तो सारा जो है इफेक्ट आ जाएगा वो बिजनेस पे, और वो जो बिजनेस पे आ जाएगा, मार्केट पे आ जाएगा इफेक्ट, वो क्या कॉज करेगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क, फाइन। इट इज पॉसिबल टू अवॉइड अनसिस्टमैटिक रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम ये चीज को वहां पे अंडर द सिस्टमैटिक वन, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उसको सिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड हम नहीं कर सकते थे, बट अनसिस्टमैटिक को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर ध्यान दिया जाएगा तो। उसके बाद जो थर्ड टाइप है, दिस वन वाज द फर्स्ट टाइप, दिस वन वाज द सेकंड टाइप, अब हम करेंगे थर्ड टाइप विच इज द क्रेडिट या फिर डिफॉल्ट रिस्क। नाउ व्हाट इज दिस, it is a risk which a borrower is unable to pay the interest or principal on its debt obligation, कि वो क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट जब उधार लिया होता है एंड उसके बाद वो पे करना होता है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है दैट इज द अमाउंट, प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो हमने ली होती है, इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट होता है जो हम इसके ऊपर पे करते हैं। दोनों में से अगर कोई भी चीज अनेबल टू पे रहता है, जो एक हमारा बोरोवर रहेगा जिसने भी पैसे लिए हैं, या तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर पा रहा, या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पे कर पा रहा, या दोनों नहीं कर पा रहा, तो इट इज नोन एज द क्रेडिट और द डिफॉल्ट रिस्क। और जो बेसल कमेटी हमने अभी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन करता है क्रेडिट रिस्क को एज द पोटेंशियल दैट अ बैंक बोरोवर will fail to meet its payment obligation regarding the terms agreed with the bank. It includes both uncertainties involved in the repayment of the bank due to and repayment of dues on time. इसके अंदर सिर्फ इतना ही था, बाकी रेस्ट व्हाट आई हैव टोल्ड यू अभी, तो यू कैन राइट इट डाउन ताकि आपको बाद में कल अगर पढ़ो तो समझ में रहे क्या था। फोर्थ वन इज द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है अब, the Basel Committee on Banking Supervision, which is BCBS, defines market risk as the risk of losses in on balance sheet and off balance sheet. Now, this one was the first question जो मैंने आपको कराया था. Go read it, आपको उससे help हो जाएगी. Further, अब इसके 4 components होते हैं. First is interest risk. Second is equity risk. Third one is commodity risk. And the last one is the foreign exchange risk. Now I'll be explaining you all of them. जो पहला है इंटरेस्ट रिस्क, ये क्या होता है, इट कॉजेज पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू द मूवमेंट इन द इंटरेस्ट प्राइसेस। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है अगर इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो रिस्क जो किसके करके अराइज होगा, मूवमेंट के अंदर जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, जो भी उससे मूवमेंट आएगी। और अगर रिस्क की बात कर रहे हैं और अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट जब हाई होंगे। दिस रिस्क अराइजेस बिकॉज अ बैंक्स एसेट्स यूजुअली हैव अ सिग्निफिकेंटली लॉन्गर मैच्योरिटी देन इट्स लायबिलिटी. In the banking language, management of interest rate risk is also called as the ALM. Very important. It is asset liability management. Next is equity. Equity risk क्या होता है? It causes potential losses due to the change in stock prices. इंटरेस्ट वाला तो बहुत सिंपल था, नाम से पता चल गया था। इसका है ड्यू टू द चेंजेस इन द स्टॉक प्राइजेस,
As banks accept equity against disbursing loans, banks can accept equity as collateral for loans and purchase ownership stakes in other companies as investments from their free and investable cash. Any negative change in the stock price either leads to a loss or the diminution in the investment's value. तो इसमें इतना ही करने की जरूरत थी, nothing else. उसके बाद है व्हाट इज अ कम्युनिटी रिस्क. कमोडिटी रिस्क अब क्या होता है? ये वो रिस्क होता है विच इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन कमोडिटी. अब कमोडिटी क्या है यहाँ पे? एग्रीकल्चर, एनर्जी, इंडस्ट्रियल, ये जो चीजें हैं यहाँ के, ये जो कमोडिटीज हैं इनसे रिलेटेड, इनके प्राइसेस से रिलेटेड, बेसिकली कमोडिटी के प्राइसेस से. Massive fluctuations occur in these prices due to continuous variations in demand and supply. Banks may hold them as a part of their investments and hence face losses. The commodity's value fluctuate a great deal due to the changes in the demand and supply. Any bank holding them as part of an investment is exposed to the commodity risk. Simple है. Next is the foreign exchange risk. Foreign exchange risk क्या होता है अब? It is caused due to the change in the value of banks assets or liabilities. It causes potential change due to the change in the value of a bank's assets or liabilities resulting from exchange rate fluctuations as banks transact with their customers or other stakeholders in multiple currencies. Banks transact in foreign exchange for their customers or the bank's accounts. Any adverse movement can diminish the value of the foreign currency and cause a loss to the bank. But indirectly related है, that is why this is like this. अब हम अगला देखेंगे, which is the fifth one, which is liquidity risk. रिस्क से रिलेटेड मोस्टली बैंकिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा जाता है मोस्टली. इट इज डिफाइंड एज द रिस्क ऑफ बैंक नॉट बीइंग एबल टू फाइनेंस इट्स डे टू डे ऑपरेशंस. पहले तो लिक्विडिटी का मतलब पता होना चाहिए. लिक्विडिटी होता है कि एज सून एज पॉसिबल जितना हम किसी भी चीज को कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं वो. और लिक्विडिटी रिस्क का क्या मतलब है कि जब भी बैंक क्या है, बैंक वो रिस्क जो बैंक को पड़ता है लेना जबकि वो एबल नहीं हो पाता अपने डेली के जो डे टू डे उसके जो खर्चे होते हैं वो पूरे करने को. फेलियर टू मैनेज दिस bond pricing and the ratings of the bank in the money market. कि ये बैंक की सर्विसेज पे और बैंक की रेपुटेशन पे तो जो फर्क डालेगा ही डालेगा, बट ये बहुत ज्यादा प्राइसिंग और रेटिंग पे भी इफेक्ट डालता है अपने किसके, मनी मार्केट पे. नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन विच इज कंट्री रिस्क. अब कंट्री रिस्क क्या होता है? इट रेफर्स टू द रिस्क दैट अ कंट्री won't be able to on won't be able to honor its financial commitments. तो है क्या इसके अंदर? अब जो कंट्री जब नहीं दे पाएगी जो भी उसने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करी है, जब वो उनको फुलफिल नहीं कर पाएगी तो कंट्री रिस्क होगा. व्हेन अ कंट्री डिफॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस इट कैन हार्म द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द country as well as other countries in its relation with. Country risk applies to stock, bonds, mutual funds, options and futures that are issued within a particular country. Next is the operational risk. Operational risk is risk होता क्या है अभी ऑपरेशनल रिस्क? द बेसिक कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन डिफाइंस ऑपरेशनल रिस्क एज द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस. ऑपरेशनल रिस्क नाम से हमें पता चल रहा है व्हेन देयर इज लैक और
any sort of problem in the operations of a banking system, तो जो चीज create होगी, जो भी hash create होगा, that is due to the risk which is known as the operational risk. This risk is basically the risk of loss resulting from failed or inadequate internal process, people or system. Next is the reputational risk. अब reputational risk, I'll be writing it here. It implies to the public's loss of confidence in bank. Confidence in bank. Reputational risk implies the public's loss of confidence in a bank due to the negative perception or image that could be created with or without any evidence of wrongdoing by the bank. Reputational value is often measured in the terms of a brand value or a goodwill, we can say. Advertisements play a significant role in forming and maintaining the public perception, which is the key reason for banks spend millions in content marketing dollars. उसके बाद जो लास्ट है दैट इज द, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बट सिस्टमैटिक रिस्क. इसके अंदर है क्या, बेसिकली वही चीज है, बट एक दो पॉइंट्स जो आ जाएंगे. सिस्टमिक रिस्क एंड दैट वन वाज द फर्स्ट वन वाज द सिस्टमैटिक रिस्क. नाउ मेक दिस क्लियर कि डिफरेंस क्या है. दिस रिस्क इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग डाउन the entire financial system, the entire financial system to a standstill. This is called trickle down the failure of counterparties or other stakeholders. ये था सिस्टमिक रिस्क. और अब जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो कौन सा था, सिस्टमैटिक रिस्क. अब आपको डिफरेंस पता चल गया. ये सिस्टमिक और सिस्टमैटिक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. वो ये जो रिस्क है ये एंटायर मार्केट सेगमेंट के लिए होता है और ये बहुत सारे रीजन होते हैं. और ये जो सिस्टमिक रिस्क है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है. फाइन. दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क जो कि हमने आज कवर किए हैं. आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे ये पॉइंट्स. अभी हम जहाँ पे क्वेश्चंस कवर कर रहे थे बीच में ही हमने रिस्क वाला पॉइंट उठा लिया था क्वेश्चन नंबर 9th के बाद. नाउ वी विल बी डूइंग द लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस व्हिच आर 2 और 3 एंड देन वी विल बी वाइंडिंग अप द सेशन. अब क्वेश्चन within Basel III. फुल फॉर्म बतानी है आपको ऑफ NSFR. तो क्या है फुल फॉर्म NSFR की? स्टेबल फंडिंग रेशियो. Right? The NSFR, which is the net stable funding ratio, will require banks to maintain a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-sheet balance activities. अब है क्या इसके अंदर, इसका जो जितनी भी फंडिंग रेशियो निकालना है हमें, किससे, स्टेबल फंडिंग रेशियो, जो कि बेसिकली इसमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, एक आपकी स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल की. स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी. किससे रिलेटेड, आपके एसेट से रिलेटेड एंड ऑफ शीट बैलेंस शीट से रिलेटेड. और बैलेंस
sheet activities. Fine. This is it. We are done with Basel committee wale questions and the risks. हमारा risk से related है. Do let us know in the comment section. Thank you so much for watching.